हाँ, तो मैं क्या बताया यहाँ पे, देख सकते हो कि ओवरऑल 4 हाइड्रोजन मिलकर के ना एक हीलियम न्यूक्लियाई का निर्माण कर रहा है फ्यूजन रिएक्शन से। और फ्यूजन में क्या होंगे, एक हैवी न्यूक्लियाई होगा जिसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई। और जैसे ही आप ना एक थर्मल न्यूट्रॉन से इसको हिट करते हो, कौन से न्यूट्रॉन से, थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन से, थर्मल न्यूट्रॉन से जब हिट करते हैं तो क्या हो जाती है, ये टूट जाती है दो छोटी न्यूक्लियाई में, और साथ में दो या तीन, कभी दो कभी तीन न्यूट्रॉन का भी निर्माण करती है। कभी क्या करती है, दो या तीन न्यूट्रॉन का निर्माण करती है। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है और मास क्या होता है, 1 होता है। तो मान लो अगर ये यूरेनियम है 92 to 35, नहीं, और मान लो यस सर। कुछ भी ये बन जाएगा, ये एक्स बन गया, ये वाई बन गया, तो एक्स वाई का क्या पॉसिबल वैल्यूज है वो आप लिख सकते हो। मान लो 2 न्यूट्रॉन लिया है तो एक्स वाई का एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या हो सकता है, आप बता सकते हो। जैसे मैं एक्स का अगर लिख दूं, एक्स का लिख दूं 54, है ना, ऐसा लिख दो। जेनॉन का क्या लिख दिया, 54, और यहाँ पे कुछ भी लिख दिया 36, तो कितना हो जाएगा देख लो, 90 हो गया लगभग। यस सर। 50 30 80 10 90 हो गया, 90 हो हम्म। गया, तो दो और जोड़ना पड़ेगा, इसको 56 बना दो। चलो ऐसा कुछ कर दिया, एक का लिख दिया 56, दूसरे का लिख दिया 36, और एटॉमिक नंबर तो देखो बैलेंस हो गया। हम्म। मास नंबर बैलेंस करना पड़ेगा, तो एक का मान लो अगर 108 लिख दिया तो दूसरे का बता सकते हो ना कि कितना होगा, मास नंबर कर, यस सर। जब मैं यहाँ पे 2 या 3 न्यूट्रॉन्स प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, एक न्यूक्लियर ब्रेक हो रहा है दो डॉटर न्यूक्लियाई में, और कुछ थर्मल न्यूट्रॉन्स का भी एमिशन होगा। फिर से ये थर्मल न्यूट्रॉन्स फिर जाकर के हीट करेगा आगे, इस तरीके से चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो इसको अगर ग्राफ में दिखाएंगे तो मैंने बताया था, ग्राफ में अगर दिखाएंगे, मान लो अगर हमें ग्राफ में दिखाना हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूजन रिएक्शन, है ना, फ्यूजन रिएक्शन को अगर ग्राफ में दिखाना हो, फ्यूजन रिएक्शन को अगर ग्राफ में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे बताओ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का नंबर ऑफ एटॉमिक मास नंबर के साथ रिलेशन दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे बताओ। मान लो हमारे पास दो एलिमेंट्स थे ए और बी, और वो ना दोनों क्या करा, दोनों जुड़ गया, और दोनों जुड़ करके बनाया सी, दोनों जुड़ करके क्या बनाया, सी। ए और बी दोनों फ्यूज हो गया और बनाया सी। तो बताओ सी कहाँ हो सकता है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, यहाँ हो सकता है, इस सी को मैं C1 लिख रहा हूँ अलग अलग जगह शो करने के लिए। C2 प्लेस पे हो सकता है, C3 प्लेस पे हो सकता है, C4 प्लेस पे हो सकता है। कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, जल्दी बताओ कौन सा पोजीशन सी का है।
1 2 3 या 4? कौन सा सही पोजीशन है भाई सी का? सर तीसरा वाला। इसमें तीसरा वाला C2 वाला लग रहा है सर। कौन सा सही होगा? सर C3। रिएक्शन क्यों होता है ये तो मालूम होगा ना? स्टेबल रिएक्शन, स्टेबल होने के लिए। ये मान लो स्टेबल माँ होने। है, माँ है डॉक्टर और पिताजी भी हैं डॉक्टर, तो ये दोनों चाहेगा ना कि मेरा बेटा साइंटिस्ट ही हो। यस सर। अपने यस से सर, कम थोड़े ना चाहेगा। सही बात है सर। तो स्टेबिलिटी तो ये माँ बाप से ज्यादा रहना चाहिए उसका। तो यस सर। C1 होगा या C2 होगा? तो यस सर, C2। हाईएस्ट, अब इसके पड़ोसी में ए और बी जो माँ और पिताजी है ना, इनको चाहिए बेटा साइंटिस्ट। किसको देखेगा? पड़ोसी में देखेगा। पड़ोसी में देखेगा कि किसी का बच्चा ना बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, यस सर। तो वो बनना चाहेगा कि एक दूर का छोटा साइंटिस्ट वो बनना चाहेगा। तो टेंडेंसी इधर बढ़ने की होगी, इधर थोड़े ना। यहाँ पे जाएगा तो इसका मतलब होगा बड़े को नेग्लेक्ट करके छोटे पे गया है। यस सर। तो C2 बनेगा, समझे कि नहीं? यस सर। C2 बनेगा, C1 भी नहीं बनेगा। ये तो फ्यूजन का कहानी है। और इसी तरीके से मान लो फ्यूजन के बारे में बात करें, यहाँ में क्या दिया था? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसी तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या लिख दिया भाई? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन का मतलब है ना टूट जाना, फ्यूजन रिएक्शन। तो उसको कैसे दिखाओगे ग्राफ पे? यहाँ पे गिवन है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मास नंबर के साथ ग्राफ। इस तरीके का मान लो ग्राफ है, और यहाँ पे मान लो टूटना है, इसको टूटना है। ये पैरेंट न्यूक्लियाई है, इसको टूटना है। ठीक है, इसको टूटना है। तो ये दो न्यूक्लियाई में मान लो यहाँ पे दो न्यूक्लियाई में टूटा है। एक तो ए यहाँ पे बना है। अब बी का पोजीशन आपको बताना है कौन सा सही है। बी का पोजीशन कहाँ हो सकता है? बी का पोजीशन कहाँ हो सकता है? तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक बी 1 पोजीशन पे, एक यहाँ पे बना रहा हूँ 1 पोजीशन 2, फिर यहाँ पे बना रहा हूँ 3, और यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ। बस यहीं तक मान लो, यहाँ पे, या मान लो B4। कौन सा सही होगा? 1 2 3 4 में कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो सकता है? 3 वाला। हाँ, 3। बी। कौन सा? बी तो बहुत है, B1 है, B2 है, B4 होगा B3। कि B1 होगा कि B2 होगा कि B3 होगा? कौन B3। सा सही है? B3। B3 होगा, सही है। इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए कि नहीं? यस सर। तो ज्यादा तो 3 के पास है, और A का तो ज्यादा है ही। तो ये रिएक्शंस हो सकती है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ना
अब आगे मैं बात करने वाला हूँ न्यूक्लियर रिएक्शंस जब भी होते हैं ना, तो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जिसको थर्मल न्यूट्रॉन की भी जरूरत नहीं होती है। वो ना सेल्फ एमिट करता रहता है और खुद के न्यूक्लियाई को कन्वर्ट करता रहता है दूसरे न्यूक्लियाई में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई का दो टाइप हो गया यहाँ के बाद, अस्टेबल एंड अनस्टेबल। अनस्टेबल न्यूक्लियाई को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, और इसको रेडियो एक्टिव नहीं बोलेंगे, नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई में अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकली, तो कौन कौन से पार्टिकल का एमिशन होता रहता है। तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की बात करें तो इससे अल्फा पार्टिकल निकलता है, नेगेटिव बीटा पार्टिकल है ना, खुद से निकलता रहता है, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, ये सारे एमिट करते रहते हैं। तो कुछ तो रीजन होगा इसके निकलने का, है ना, या अगर निकलता भी है तो क्या चेंज आएगा, पहले तो हम उसी का बात करते हैं। अगर ये निकलता भी है तो क्या चेंज होगा। नीट में मेनली इसी पे फोकस रहता है अटेंशन, कि अगर अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स का एमिशन होता है तो न्यूक्लियाई पे क्या इफेक्ट होगा। तो इसकी मैं बात करूंगा, इफेक्ट ऑफ particles emission, effect of particles emission from radioactive nuclei। क्या इफेक्ट आएगा आप खुद बता सकते हो, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन लगाना है। जैसे मान लो हमारे पास एक न्यूक्लियाई है, एटॉमिक नंबर ए, सॉरी मास नंबर ए, एटॉमिक नंबर जेड, ये पहले था अनस्टेबल न्यूक्लियाई। अब क्या किया इसने, एक अल्फा पार्टिकल निकाल दिया, तो जो बचेगा उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर बता सकते हो कि नहीं, जल्दी बताओ कितना, अब जल्दी बताओ एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होगा इस वाई का। तो अल्फा को पहचानते हो ना, अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है जिसके पास 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और 4 यूनिट मास होता है, या अल्फा को हम लोग बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम के पास 2 एटॉमिक नंबर होता है और 4 मास नंबर होता है। तो जल्दी से बताओ वाई का एटॉमिक नंबर कितना होगा, जल्दी बताओ। Z-2। सिंपल है, अल्फा का एटॉमिक नंबर 2 है, तो Z-2 करोगे तभी ना एटॉमिक नंबर कंजर्व रहेगा। अब अल्फा का मास नंबर 4 है, तो बताओ वाई का कितना होगा, A-4। A-4। तो इससे समझ में कुछ आया, इसको यस सर आ देखो गया। और इसको देखो, कुछ समझ में आया। एक अल्फा के निकलने का क्या प्रभाव पड़ेगा, मास नंबर 4 यूनिट कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम हो जाएगा, नहीं। यस सर। तो वो क्या है, न्यूक्लियाई सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आ गया बात समझ में। यस सर। तो ड्यू टू एमिशन ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल, mass number decreases by 4 unit, atomic number decreases by 2 units। अब इस पे खूब क्वेश्चन बना सकता है,
कैसे बनाया जा सकता है क्वेश्चन? क्वेश्चन में बोला हमने एक एलिमेंट लिया ए, कुछ भी लिख दिया, आम इमली कटहल 56 लिख दिया, या यहाँ पे लिख दिया 90 लिख दिया, और यहाँ पे मान लो 236 लिख दिया, और बोला कि इस एमिशन कितना हो रहा है। एमिशन कहता है एमिशन हो रहा है 9 अल्फा पार्टिकल्स का एमिशन हो रहा है। तो एक एलिमेंट बनेगा बी, तो बी का एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताओ क्या होगा? जल्दी बताओ। 9 अल्फा पार्टिकल निकला है। 72 तो सर एटॉमिक नंबर हो जाए, जुड़ा है या निकला है सर? निकला है भाई, जुड़ेगा कैसे? न्यूक्लियस हाँ तो सर निकलता है, जुड़ता नहीं है। हो जाएगा सर एटॉमिक नंबर। अभी बताया था ना, हैवी न्यूक्लियाई टूटता है, जुड़ता नहीं है। सर 72 हो जाएगा सर एटॉमिक नंबर, हम्म और 200 हो जाएगा सर मास नंबर। समझ में आ गया? मास नंबर क्या होगा? तो हमें पता है 200। एक अल्फा के कारण 4 यूनिट, 9 अल्फा है तो 36 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 200। और वैसे ही एटॉमिक नंबर में देखो, एक अल्फा जब निकलता है तो 2 यूनिट कम होता है एटॉमिक नंबर, 9 अल्फा निकला है तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस 18, 72। एटॉमिक नंबर 72, मास नंबर 200। नहीं बना दोगे? बना लेंगे। बस हो गया, और क्या। तो इस तरीके से अल्फा के निकलने पे आप रिएक्शंस लिख सकते हो। दोनों चेंज हो जाता है अल्फा के निकलने से। अब मैं एक दूसरा रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, नेगेटिव बीटा डीके। नेगेटिव बीटा किसको बोलते हैं पता है ना? इलेक्ट्रॉन को। मान लो न्यूक्लियस से बीटा निकलेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? मान लो एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है Z, मास नंबर है A, और यहाँ से एक बीटा पार्टिकल्स निकल गया है, बीटा पार्टिकल्स निकल गया है। तो जो बचेगा एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर बता दो क्या होगा? बीटा पार्टिकल जल्दी बता दो क्या हो जाएगा? बीटा पार्टिकल क्या होती है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास -1 यूनिट चार्ज होती है, 0 यूनिट मास होती है। तो बताओ Y का मास नंबर कितना होगा? कितना यही होगा होगा भाई? सर ए। तो सर यही होगा सर AZ। ए होगा। मास नंबर कंजर्वेशन और एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन लगाओ ना, कुछ सोचना नहीं है। तो सर इसमें -Z आया नीचे। अब यहाँ पे कितना आएगा जल्दी बताओ? एटॉमिक नंबर जेड माइनस Z वन आया, Z-1 सर। कि +1? सोच के बता। सर -1 आएगा। मान लो अगर -1 आया तो दोनों को जोड़ करके देखो क्या इसके इक्वल आता है? Z-1। नो सर। नहीं नहीं सर, कम आएगा इससे। प्लस करोगे तब ना आएगा, प्लस करके देखो अब आता है जोड़ के? आ जाएगा सर। अब आ जाएगा। हाँ, इसका मतलब हुआ ना, जब भी एक नेगेटिव बीटा निकलेगा तो उस न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाता है, और मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है,
और एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाता है नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिशन से। नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिशन से क्या होती है? नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिशन से Z रहेगा एटॉमिक नंबर तो Z+1 हो जाएगा, और मास नंबर A रहेगा तो मास नंबर A ही रहेगा। आ गया समझ में? यस सर। तो क्वेश्चन बना लो, क्वेश्चन बना लेते हैं ना। क्वेश्चन बना लो। क्वेश्चन क्या कह रहा? क्वेश्चन कह रहा कि एक एलिमेंट है A, एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A, और इससे कितना बीटा पार्टिकल निकल रहा है? 16 नेगेटिव बीटा पार्टिकल निकल रहा है। तो जो एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताने। एटॉमिक नंबर होगा Z+16। एटॉमिक नंबर हो जाएगा Z+16 और मास नंबर A। A। करेक्ट। आ गया समझ में? जी यस सर। सर। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। हमारे पास एक न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक नंबर है Z, मास नंबर है A, और इससे 4 अल्फा पार्टिकल्स और 5 बीटा पार्टिकल्स निकला है। कितना निकला है? 4 पांच अल्फा बीटा। 5 बीटा। 5 बीटा निकला है। तो कुछ अलग न्यूक्लियस बना देगा Y। जी सर। उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताओ। सर बीटा बीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव? अभी तक तो बीटा नेगेटिव ही बताया, नेगेटिव ठीक बीटा है की सर। बात है। तो सर हो जाएगा ये सर, इसका मास नंबर हो जाएगा A+16। जल्दी बताओ भाई। और जेड हो जाएगा 4 4 दूनी 8, 8 और 5 13। सर Z+13 हो जाएगा एटॉमिक नंबर। पहले देखो एटॉमिक मास नंबर क्या होगी बताओ। बीटा के वजह से चेंज होगी क्या? नहीं। तो सर नहीं सर। मास नंबर में 16। केवल अल्फा काम करेगा। तो अल्फा, यस। एक अल्फा के निकलने से 4 घटती है, तो 4 अल्फा के निकलने से 16 घट जाएगी, है ना? तो यही होगा एटॉमिक मास नंबर A-16। अब एटॉमिक नंबर दोनों से चेंज होता है। एटॉमिक नंबर के लिए क्या करोगे? एटॉमिक नंबर फाइनल क्या होगी? पहला था Z, 4 अल्फा निकला, हर एक अल्फा 2-2 यूनिट घटाता है, और बीटा नेगेटिव बीटा ना बढ़ाता है। नेगेटिव बीटा क्या करता है? बढ़ाता है। एक बीटा निकलने से 1 यूनिट बढ़ता है, 5 बीटा निकलने से 5 बढ़ेगा। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? Z-8 + 5 कितना हो जाएगा? Z-3 कितना हो जाएगा? Z-3। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। बीटा, नेगेटिव बीटा के कारण एटॉमिक नंबर का इंक्रीमेंट होता है, इसलिए +5 लिखा, और अल्फा के कारण लॉस होता है इसलिए माइनस लिखा। चलो इस पे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है, एक एलिमेंट X है, इसका एटॉमिक नंबर है 92, 235, और यहाँ से एक एलिमेंट बना है Y। क्या बना है? Y बना है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये मास नंबर गिवन है 223। 223 क्या गिवन है? मास नंबर। मास नंबर ये गिवन है। उसके बाद यहाँ पे गिवन है
एटॉमिक नंबर कितना गिवन है 83। आपको बताना है कितना कितना अल्फा पार्टिकल बना है और कितना नेगेटिव बीटा पार्टिकल निकला है। अल्फा पार्टिकल कितना निकला है और बीटा पार्टिकल कितना निकला है ये बताना है। सर अल्फा पार्टिकल तो -16 हो जाएगा सर। अल्फा कितना है? अल्फा का नंबर बताओ ना, 5 6 10। सर अल्फा होगा सर 3। हाँ ये सर एक भी तो पता है ना। अल्फा के लिए मास नंबर देखो, मास नंबर अल्फा के वजह से ही चेंज होता है। तो इसमें से इसको घटा करके देख लो कितना घट के हुआ। ये घट के हो गया 16, नहीं 12 हुआ। 12 सर। तो 12 हो गया, एक अल्फा के कारण 4, तो 12 किसके कारण होगा? 3 अल्फा के कारण। तो अल्फा तो निकल गया, कितना हो गया अल्फा? 3। अब 3 अल्फा हो गया, तो अब देख लो क्या अल्फा हो गया 3। तो बीटा का वैल्यू देख लो कितना होगा। बीटा भी बीटा सर का 3 वैल्यू होगा। देख लो कितना होगा। बीटा भी 3 होगा। तो देखो 3 अल्फा निकला ना, तो इसका एटॉमिक नंबर भी तो 6 से घट गया। एक अल्फा निकलता है तो 2 यूनिट एटॉमिक नंबर कम हो जाता है। नहीं 3 अल्फा निकला है तो 6 घट गया, तो कितना बचा? 86। जी सर। 86 कितना बचा? 86 अच्छा 83 दे दिया, तो यहाँ पे प्लस बीटा आ जाएगा। कौन सा बीटा आ जाएगा? प्लस बीटा। क्योंकि अगर माइनस बीटा करना होता तो ये थोड़ा बढ़ता, क्या होता? बढ़ता। यहाँ मैं मिस्टेक कर दिया देने में ही, 89 दिया रहता क्वेश्चन। 89 दिया रहता तो कहते कि क्योंकि 3 बढ़ा है तो यहाँ जरूर नेगेटिव बीटा कितना रहा होगा? 3 रहा होगा। नहीं यस सर। 3 बढ़ा है तो नेगेटिव बीटा के वजह से बढ़ता है, तो बीटा का नंबर भी 3 रहा होगा। क्वेश्चन में यहाँ 89 रहेगा अगर नेगेटिव बीटा बोलेगा। चलो तो इस तरीके का क्वेश्चन कर सकते हैं। तीसरा, अगर मान लो पॉजिटिव बीटा का डिके हुआ, पॉजिटिव बीटा डिके, पॉजिटिव बीटा का एमिशन हुआ, तो सेम प्रोसेस है। नेगेटिव इसमें क्या होगा? एटॉमिक नंबर में इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर होगी 1 यूनिट कम हो जाएगी। नेगेटिव बीटा डिके में क्या होता था? एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाती थी, देखो यहाँ। और इसमें 1 यूनिट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये हो गई। और चौथा डिके कौन सा है? चौथा डिके है गामा डिके। गामा डिके कैसे होती है? तो गामा तो सर इसमें सिंपल एक पार्टिकल है जिसके पास मास और चार्ज कुछ भी नहीं है ना, मास और चार्ज कुछ भी नहीं। ये कैसी डिके है? तो मैं पहले ही बताया था, न्यूक्लियस के अंदर भी ऑर्बिट होते हैं, बताया था ना, न्यूक्लियस के अंदर भी ऑर्बिट्स होते हैं। तो क्या होगा जब भी ना किसी वजह से कोई रिएक्शंस होता है, चाहे वो अल्फा डीके हो या बीटा प्लस हो या बीटा माइनस हो, कोई भी डीके होगा तो ना न्यूक्लियस क्या हो जाती है? एक्साइटेड हो जाती है। और एक्साइटेड जब होता है ना तो क्या होता है? वो ना नॉर्मल खुद को करने के लिए बैक जंप करता है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में बैक जंप करता है। इस वजह से ना वो रेडिएशन बाहर फेंकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गामा रे या गामा डिके बोलते हैं। आ गया समझ में गामा रे कैसे निकलता है? गामा रे क्यों निकलता है समझ में आया? कब निकलेगा? तो अल्फा या पॉजिटिव बीटा या नेगेटिव बीटा किसी भी तरीके का डिके होगा
या एमिशन होगा, तो उसके जस्ट बाद क्या हो जाती है, न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाती है थोड़ी देर के लिए, एक्साइटेड हो जाती है, और उस एक्साइटेशन से नॉर्मल खुद को करने के लिए बैक जंपिंग होता है ऑर्बिटल्स में। तो वहाँ पे गामा रेडिएशंस बाहर आती है, जिसको हम लोग गामा पार्टिकल भी बोलते हैं। ये भी फोटॉन्स होती है, चार्जलेस मासलेस होती है। समझ में आ गया बात? पर ये गामा वाला दोबारा था तो सर, कौन सा? गामा डिके सर इसको। गामा डीके बताया ना, जब भी कोई भी रिएक्शंस होगा ना तो न्यूक्लियर अनस्टेबल हो जाती है। जब भी रिएक्शंस होगा तो क्या होता है, न्यूक्लियस चाहे अल्फा डीके हो, अल्फा पार्टिकल्स का एमिशन हो, पॉजिटिव बीटा का या नेगेटिव बीटा, किसी भी तरीके का न्यूक्लियर रिएक्शंस होने के जस्ट बाद क्या होती है, न्यूक्लियाई खुद को नॉर्मलाइज करने के लिए न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो ना बैक जंपिंग करते हैं। बैक जंपिंग करने से क्या होती है, जितना अनस्टेबल एनर्जी उसके पास रहेगा, उस अनस्टेबल एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में बाहर फेंक देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं गामा पार्टिकल या गामा डीके बोलेंगे प्रोसेस को। तो आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है कि गामा डीके कब होती है, तो बोलेंगे जस्ट आफ्टर द अल्फा या बीटा डीके। और मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म है न्यूक्लियॉन की अपने ऑर्बिट्स में शिफ्टिंग, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में शिफ्टिंग के कारण ये जनरेट हो जाती है। ये मैकेनिज्म हो गई। आ गया बात समझ में? तो Yes, गामा sir. का तो मैं मैकेनिज्म बता दिया हूँ। अब हमारे पास बचा है मैकेनिज्म बताने की अल्फा डीके की। अल्फा डीके, क्या हो गया पेन को, अल्फा डीके, पॉजिटिव बीटा डीके, नेगेटिव बीटा डीके, इसके होने का रीजन क्या है, ये क्यों बाहर आता है, क्यों बाहर आता है, कुछ तो कारण होगा। तो उसका रीजन सबको पता है, न्यूक्लियस अनस्टेबल है। अनस्टेबल है फिर भी ये बाहर अल्फा के फॉर्म में क्यों आता है, कौन से रिएक्शन से बाहर आता है। तो जो अल्फा जो होती है ना, इसका मैकेनिज्म आप समझो। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर में क्या होती है, पार्टिकल्स जुड़ जुड़ करके अल्फा पार्टिकल का निर्माण करती है। और जब ये अल्फा बन जाती है ना न्यूक्लियस के अंदर, तो इसके पास ना मैक्सिमम एनर्जी होती है, मैक्सिमम 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। कितनी होती है? 5 मेगा इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस के पास ना एक बैरियर होता है, न्यूक्लियस के पास ना एक नेगेटिव एनर्जी का बैरियर होता है, नेगेटिव एनर्जी बैरियर, जिसकी हाइट होती है -25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग इतनी हाइट होती है। इसके पास देखो एनर्जी बहुत कम है अल्फा के पास, और जितना चाहिए बाहर जाने के लिए वो तो बहुत ज्यादा है। तो क्या ये कभी बाहर आ पाएगा? जल्दी बताओ, ये कभी बाहर आ पाएगा? नहीं, बाहर वही आएगा जो इस नेगेटिव एनर्जी से ज्यादा हो जाए। तो ना अभी तक जितने फिजिक्स पढ़े हो ना, वो फिजिक्स कहता है कि अल्फा कभी जिंदगी में बाहर आ ही नहीं सकता है।
लेकिन अल्फा तो बाहर आता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का हेल्प लिया गया। कौन से मैकेनिक्स का? क्वांटम क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स का हेल्प लिया गया। क्वांटम फिजिक्स कहता है ना, क्वांटम फिजिक्स कहता है कि एक आदमी दो जगह पे हो सकता है, ऐसा संभव है। क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है? एक ही समय पे एक आदमी दो जगह हो सकता है, इसकी संभावना बहुत है। क्वांटम फिजिक्स पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यस इसके अकॉर्डिंग ये बोला ना कि न्यूक्लियस में ना अल्फा चुप नहीं बैठा है, अल्फा के पास एनर्जी कम है, लेकिन ये बार बार हिट करता रहता है बाउंड्री को। और कितना हिट करता है? तो 1 सेकेंड में ना 10 का पावर 20 टाइम्स लगभग ये टकराता है बैरियर से। 10 का पावर 20 कितना है, काउंट कर सकते हो क्या? 10 का पावर 20 इतनी संख्या है जिसको गिनने बैठो, है ना, तो करोड़ों जन्म लेना पड़ेगा तब